हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षाओं में नकल के मामले काफी ज्यादा दिनों से हम सुनते आ रहे हैं और ये काफी ज्यादा दिनों से कहने से बेहतर होगा कि एक लंबी प्रक्रिया जब से परीक्षाएं हो रही हैं शायद तब से ही नकल की प्रक्रिया चल रही होगी। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे हम रोजगार की ओर उन्मुख होते हैं, परीक्षार्थी किसी भी परीक्षा के माध्यम से किसी रोजगार को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नौकरी पाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खास तौर से हर उस युवा के लिए जो एक नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके आया है। ऐसे में कई सारे राज्यों में जब हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि अमुक परीक्षा का पेपर लीक हो गया या उस परीक्षा में किसी तरह की अनियमितताएं हो गई, जैसे कि इसका उदाहरण अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पटवारी की परीक्षाएं हुई थी उसका पेपर लीक, या फिर कुछ ऐसे रिजल्टों ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया जहां पर टॉपर्स की श्रेणी में एक साथ एक ही किसी विश्वविद्यालय या एक ही स्कूल या एक ही कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी से आने वाले कुछ विद्यार्थियों के नाम शामिल थे। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में झारखंड में भी कुछ ऐसे मामले देखने और सुनने को मिले थे जहां पर जेएसएससी से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं हैं वहां पर जेई से जुड़ी हुई परीक्षा में अनियमितताएं की बातें आई थी। और जब भी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं तो इससे जो समाज है और समाज के साथ साथ जो परीक्षा की चेतना है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या किया जाए, क्या सभी को एक साथ दंडित करने के प्रावधान ला दिए जाएं, क्या ऐसी परीक्षाओं में जो नकल की प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए क्या सही रास्ता अपनाया जाए। यहाँ पर हाल ही में झारखंड ने एक नए बिल की बात की है जो कि परीक्षाओं के दौरान नकल करने से जुड़े हुए मामलों को सख्ती से देखता है और सख्ती से सजा के प्रावधान करता है। अब ये विषय केवल झारखंड से संबंधित नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य हो सकते हैं जहां पर परीक्षाएं होती हैं वहां पर ऐसे मामले आते रहते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये मामले बार बार घटित होते हैं, जैसे बिहार की परीक्षाओं में ऐसे मामले देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में मिले, झारखंड में मिले, मध्य प्रदेश में मिले। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इससे जुड़े कई सारे मजबूत कानूनों को बनाया है और लागू किया है। आज हम झारखंड के कानून पर बात करेंगे। झारखंड का नकल विरोधी विधेयक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे ये गेम चेंजर साबित होगा और कैसे ये नकल को रोकने के लिए एक उपाय लागू करेगा। खबरों में इसलिए है क्योंकि इसका नाम है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के उपयोग पर नियंत्रण और रोकथाम के उपाय विधेयक 2023। इस विधेयक को लाए जाने का सीधा सा उद्देश्य है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग और अनियमितताओं पर नकेल कसना और पेपर लीक होने जैसे जो मामले हैं वो बहुत आम हो चले हैं उनको रोकना, और पेपर लीक से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, जो आरोपी होंगे या जो जिन पर यह मामला साबित होगा, उन लोगों को कड़े से कड़े सजा के प्रावधानों से जोड़ना इस बिल का मकसद है। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, एक राज्य का तो केवल उदाहरण है जिसको आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और भी राज्यों में ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाया गया है और कई सारे राज्यों में इसकी मांग उठ रही है। इसके प्रावधानों को देखेंगे तो हो सकता है जब कभी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न फ्रेम होगा कि परीक्षाओं में आजकल जिस तरह से नकल के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो आप इन बिल का या जब ये कानून बन जाए इसका एक उदाहरण लिख सकते हैं वहां पर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अंकुश लगाया जाना है वो आवश्यक क्यों है? क्योंकि नौकरी बाजार में योग्यता यानी कौशल के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के सिद्धांतों को कायम रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर नकल करके लोग किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं या फिर चयनित हो जाते हैं तो इसका प्रभाव जरा आप सोचिए। नकल का अर्थ ही हुआ कि कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया होगा जहां पर कुछ पैसे या लेन देन की भी बात आई होगी। कई सारे विद्यार्थी इस पृष्ठभूमि से आते हैं कि वो अपनी परीक्षा को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। उनके पास इतनी संपत्ति या इतना पैसा भी नहीं है कि वो किसी को भी 5-10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दे करके किसी परीक्षा को पास करे। ऐसे में जो सही तरीका है वो यही है कि वो पढ़ाई करे और परीक्षा को क्रैक करे। लेकिन यदि उसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ पैसे के बल पर वो परीक्षा को पास कर पा रहा है, ऐसे में मनोबल टूटना स्वाभाविक है। तो धोखाधड़ी से अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती हो सकती है जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दूसरा पॉइंट, केवल भर्ती हुई, मनोबल हुआ, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आप आगे सोचिए कि जिस
परीक्षा को पास करके वह व्यक्ति चयनित हुआ है, वह उस कार्य स्थल पर जाने के बाद किस तरह का कार्य संसाधित कर पाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, वो किस तरह से बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को या दायित्वों को पूरा कर सकेगा। और सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति करप्शन के माध्यम से अंदर गया हो, वो अंदर जाने के बाद भी करप्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो इस भर्ती की प्रक्रिया में छात्रों को विश्वास पैदा किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि भर्ती की प्रक्रिया सही है और सभी के लिए पारदर्शी है। इसके लिए बिल लाया गया है। तो विधेयक में क्या कहा है, यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए या किसी अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो 3 वर्ष तक की जेल, ठीक है, और उसके साथ साथ जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि दूसरे बार भी ऐसा ही पाया गया तो यही सजा 7 वर्ष तक की हो जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। तो अपने आप में दंड के प्रावधान कड़े किए गए हैं छात्रों के लिए जो नकल करते या करवाते पकड़े जाएंगे। लेकिन कुछ और प्रावधान भी हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो प्रश्न पत्रों की छपाई में शामिल हो, वहां से प्रश्न पत्र लीक कर रहे हो, या कुछ प्रश्नों को निकाल करके किसी को बता रहे हो, या परीक्षा की अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं वो इसमें मिले जुले हो। तो अगर कभी ऐसा होता है तो वहां पर आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें प्रस्तावित किया गया है। यानी सजा को अधिकतम किया गया है, कठोर बनाया गया है। अब इस पर कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये कहें कि सजा बहुत ज्यादा है, अभी हम इस पर आएंगे, विपक्ष के कई सारे आरोप हैं उनको भी देखेंगे। कुछ मजबूत प्रावधान भी है, जैसे कि इसमें एक उपायुक्त अधिकारी स्तर का होगा जिसको यहां पर शक्तियां सौंपी गई हैं। ये कहा गया है कि उपायुक्त अधिकारी को अगर ये विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस विधेयक के तहत परिभाषित अनुचित साधनों में शामिल है या अपराध से जुड़ा है या किसी रिकॉर्ड या संपत्ति को अधिग्रहित कर रहा है, तो लिखित में फिर इस स्थिति को संभाला जाएगा और एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जिससे जुड़ी हुई सभी सामग्रियों को, संपत्तियों को सीज कर सकता है, अपने अधिकार में ले सकता है। ठीक है, कोई बॉक्स हो सकता है, लॉकर, तिजोरी, इसकी तलाशी ले सकता है और तलाशी के बाद जो भी रिकॉर्ड मिलेंगे उसको जब्त कर लिया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई में उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा गिरफ्तारी से संबंधित जो मामले होंगे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। यानी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर कहा गया है कि जो अधिकृत पुलिस अधिकारी है उसके पास सामग्री यानी जो मटेरियल मिला हुआ है उसको जब्त करने और उसके आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। और इसके अलावा उस व्यक्ति को उस आधार के स्पष्टीकरण के साथ गिरफ्तार किया जाएगा जिस आधार पर वो मामला बनता है। ये पॉइंट है। इसके अलावा कुछ विवादास्पद धाराएं हैं, उनको भी देख लें, जैसे 23(1) और दूसरी है 11(2). इन धाराओं को लेकर के विवाद है। क्या कहती हैं धाराएं? पहला तो ये 23(1) कहती है कि गिरफ्तारी के लिए अधिनियम में जब विधेयक अधिसूचित हो जाता है उसके संबंध में किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, गिरफ्तारी के लिए किसी तरह का अनुमोदन नहीं चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक होगी। दूसरा, किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। तो इस पर यह कहा गया है कि अगर मंजूरी नहीं ली जाएगी तो ये इस पर कई तरह के मनमाने कार्य हो सकते हैं। दूसरा, 11(2) कहती है कि परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में गलत और भ्रामक सूचनाएं अगर कोई देता है या प्रकाशित करता है तो उसको भी सजा के प्रावधानों से जोड़ा जाएगा। मतलब बेसिक बात यह है कि अगर कोई पाया जाता है उसको तो सजा मिलेगी ही। अगर कोई नकल से जुड़ी हुई बात कहता है, ठीक है, या ऐसी कोई शिकायत करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी या अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसको लेकर भी कहा गया है अगर कोई विसल ब्लोअर है वो ऐसी बात रखता है, मान लीजिए बाद में भले ही साबित ना हो या किसी तरह से उस चीज को वो लोग मैनिपुलेट कर लें तो क्या होगा, तो उसी व्यक्ति पर ही आरोप लग जाएगा कि आपने गलत और भ्रामक जानकारी दी है या फैलाई है। तो ऐसे में ये जो बात है इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं कि कैसे फिर कोई व्यक्ति सामने आकर के इसका खुलासा कर पाएगा। एक आलोचना ये भी है कि ये प्रावधान राजद्रोह निवारण, पॉक्सो, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानूनों से भी ज्यादा सख्त बनाया गया है इसको।
अगला, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं द्वारा अनियमितताएं की जाती है, लेकिन कानूनी प्रावधानों के दांवपेच से ही उनको संरक्षण दिया जाता है। बेसिकली ये कहने की कोशिश की गई है कि इसके अंतर्गत भी जो कुछ ऐसे लूपहोल्स छोड़े हैं उन्होंने, जैसे अभी इसके पहले 11(2) वाली बात, कि कोई व्यक्ति अगर आकर के सामने से कोई बात बोलता है, किसी संस्था के द्वारा किए जा रहे किसी तरह के कृत्य का खुलासा करता है, और मान लीजिए वो बात साबित ना हो पाई या उसके पास इतने पुख्ता सबूत न हुए या सबूत मिटा दिए गए, ऐसे में उस पर भी किसी तरह का आरोप लगाया जा सकता है। तो इसको देखना होगा। अगर हम देखें कि क्या झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने ऐसा कोई कानून लाया है, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड ने फरवरी 2023 में ऐसा ही एक अध्यादेश लागू किया था। राजस्थान ने मार्च 2022 में ऐसा एक कानून बनाया था। अगर सजा के प्रावधानों को छोड़ दे तो लगभग इनके भीतर का जो कंटेंट है वो एक सा ही है। जहां झारखंड वाला जो कानून है वो इसको सजा वाली बात को दोबारा में 7 वर्ष तक रखता है, जबकि अगर आप उत्तराखंड वाला देखेंगे तो ये इसको 10 वर्ष तक कर देता है किसी विद्यार्थी के लिए। बाकी जो राजस्थान वाला है उसमें प्रावधान बहुत स्पष्ट नहीं है, ऐसे में वो फिर उसकी परिभाषा के आधार पर छोड़ दिया गया है कि कितना दंड दिया जाएगा। तो मेन बात यह है कि अब हम क्या कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन ये तो है ही कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया अपने आप में गलत है। भ्रष्टाचार किया जाना या नकल के माध्यम से किसी व्यक्ति को अच्छे नंबर दिलाना या किसी नौकरी से जोड़ना भी गलत है। तो ऐसे में इस चीज को रोका जाना जरूरी है। एक प्लेग जैसी महामारी है ही, सिंपल सी बात है, जो समाज और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर सकती है, और अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों से सख्ती से निपटा जाना आवश्यक होगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई भी कानून बनाया गया है, देखिए कोई भी कानून बनाया जाता है एक एक्सट्रीम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जो समझदार व्यक्ति है उसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कानून की आवश्यकता समाज में मौजूद उन मूर्खों के लिए पड़ती है जो अन्यथा किसी बात को सीधे तरह से नहीं समझ पाते। ठीक है, अच्छी बात है, आवश्यकता है, लेकिन इससे किसी भी उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो आरोपी नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया। तो उन चीजों का बहुत ही सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा प्रणाली की अखंडता अचूक होनी चाहिए, और उसके लिए ऐसे प्रावधान, अगर समाज में भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा तो ऐसे प्रावधान भी लाए जाने महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन केवल एक ही तरीका नहीं है जिसमें हम कानून के माध्यम से किसी चीज को लागू कर पाए। समाज में जागरूकता, शिक्षा का स्तर बेहतर करना भी एक आवश्यक कदम होगा। इसके अलावा इसमें कोर्ट का भी फिर मामला बाद में बनेगा कि कैसे हम फास्ट ट्रैक या ट्रायल्स को तेज करें ताकि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा मिले, जिससे बाकी ऐसे लोगों को एक मैसेज पहुंचे ताकि वो इस तरह के कामों को करने से बचे या उससे दूर रहें एटलीस्ट, ताकि बच्चों को जो बेहतर भविष्य है वो मिल सके। एक प्रश्न देखें, क्या आपको लगता है कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक मजबूत कानून पर्याप्त है? और अगर पर्याप्त है तो उचित तर्कों से पुष्टि करें। अगर आप कुछ और भी सुझाव देना चाहें तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ जो जरूरी प्रावधान है उसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आगे आपको लिखने में मदद मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।